मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जिस टूल को सीखेंगे वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। फ्री हैंड टूल के नीचे आर्टिस्टिक मीडिया टूल मौजूद है, लेकिन अगर आप कोरल ड्रा का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये फ्री हैंड के नीचे मौजूद हो, ये फ्री हैंड के फ्लाई आउट में मौजूद हो सकता है, क्योंकि पुराने वर्जन्स में ये फ्री हैंड के फ्लाई आउट में सबसे नीचे मौजूद था, लेकिन कोरल ड्रा X8 और उससे लेटेस्ट वर्जन्स में इन्होंने इसको बाहर इसकी स्पेसिफिक जगह दे दी है। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन आते हैं, प्रीसेट, ब्रश, स्प्रेयर और कैलीग्राफी। इनमें से मैं जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी प्रॉपर्टी बार में मेरे पास उसी की प्रॉपर्टीज आएंगी और ये चारों ऑप्शन अपने अंदर एक कंप्लीट टॉपिक हैं। इस वक्त प्रीसेट सिलेक्ट है तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगर मैं ब्रश सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ ब्रश से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर मैं स्प्रेयर सिलेक्ट करती हूँ तो स्प्रेयर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और अगर मैं यहाँ से कैलीग्राफी सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मेरे पास उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं दोबारा प्रीसेट की तरफ आती हूँ। इसमें से हम कोई भी ऑप्शन लेते हैं, उसमें बनी हुई काफी सारी शेप मौजूद हैं जिन्हें हम लेकर यूज कर सकते हैं और हमें इसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती। थोड़ी सी एफर्ट और थोड़ी सी ट्रिक से हम इनको बहुत अच्छे से यूज करके बहुत कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। अगर मैं प्रीसेट की तरफ आऊं और इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा फ्लाई आउट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसे यहां से मूव करती हूँ इस स्क्रॉल को तो ये चेंज होने लगेंगे। मैं यहाँ पे रखकर प्रेस करूं तो भी ये फ्लाई आउट चेंज होगा। नॉर्मली ये फ्लाई आउट नीचे की तरफ होता है और हमें हमारे तमाम ऑप्शन नजर आने लगते हैं, लेकिन कोरल ड्रा 2017 में ये ऊपर की तरफ चला जाता है जिससे हमें तमाम ऑप्शन नजर नहीं आते। लेकिन ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। हम इस डॉकर्स को यहाँ बाहर निकाल के रख सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं और इसमें हमारे पास तमाम ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं आर्टिस्टिक मीडिया डॉकर्स को 2 तरह से बाहर ला सकती हूँ। अगर मैं इफेक्ट मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास ये आर्टिस्टिक मीडिया मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आर्टिस्टिक मीडिया डॉकर्स मेरे पास आ जाएंगे। और अगर मैं विंडो में जाती हूँ और विंडो में जाकर यहाँ पे डॉकर्स से मैं इफेक्ट और इफेक्ट से आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करूं तो ये विंडो मेरे पास आ जाएगी। अब इस वक्त मेरा यहाँ पे प्रीसेट सिलेक्ट है तो ये प्रीसेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं कोई सा भी सिलेक्ट करूंगी वो मुझे यहाँ पे नजर आने लगेगा। अब पहले मैं इस डॉकर विंडो पे ही बात कर लेती हूँ। मैं कोई सा भी प्रीसेट सिलेक्ट करूं, ब्रश सिलेक्ट करूं या स्प्रेयर, वो मुझे इस हिस्से में शो हो रहा होगा। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो ये ब्राउज ऑप्शन है। ब्राउज ऑप्शन से अगर मेरे पास कोई ब्रश मेरे किसी दूसरी ड्राइव में पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे है, या मैंने कोई ब्रश इंटरनेट से डाउनलोड किया है या मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे भेजा है और मैं उसे लेकर यूज करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके यूज कर सकती हूँ। और ये ऑप्शन मेरे पास जब मैं यहाँ से ब्रश का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्राउज ऑप्शन मौजूद होगा। उसके बाद मैं इस निशान पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास मेन्यू मौजूद है। मेन्यू में मेरे पास 3 ऑप्शन है और यही 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, प्रीसेट, ब्रशेस और स्प्रेयर। अगर मैं इन तीनों पर चेक लगाती हूँ और चेक लगाने के बाद मैं इससे नीचे को स्क्रॉल करूं तो इन तमाम की लिस्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद होगी और मैं इन तमाम को यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े और मैं जिस फील्ड पे काम कर रही हूँ मैं जस्ट उसी को इसमें देखना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके अगर मैं ब्रश पे से चेक हटा दूं तो इसमें अब ब्रशेस नहीं आएंगे। अब इसमें जस्ट मेरे पास प्रीसेट और स्प्रेयर मौजूद हैं। और अगर मैं दोबारा क्लिक करके स्प्रेयर ऑब्जेक्ट पे से भी चेक हटा दूं तो अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पर प्रीसेट मौजूद हैं। और अगर मैं प्रीसेट से चेक हटाकर किसी और ऑप्शन पे चेक लगाती हूँ तो मैं उसे भी चेक कर सकती हूँ। और उसके बाद ये सेव ऑप्शन है। अगर हम किसी स्ट्रोक को सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएंगे जब हम स्प्रेयर या ब्रश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ आऊं तो ये लॉक बना हुआ है। लॉक इस वक्त बंद है। अगर लॉक बंद होगा
तो जैसे ही हम कोई शेप लेंगे और उस पर कोई ब्रश अप्लाई करना चाहेंगे या प्रीसेट अप्लाई करना चाहेंगे तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉक खुला हुआ है तो फिर अगर मैं कोई स्ट्रोक सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूंगी तो अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब मैं आपको इनको यूज करके बताती हूँ। अब मैं यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, उसके अलावा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके यूं ड्रॉ करती हूँ तो ये शेप मेरे पास आ जाएगी। शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ। तो ये तो प्रीसेट दिए हुए हैं और यहाँ इसकी स्मूथनेस है। अगर मैं इसकी स्मूथनेस को कम करती हूँ तो मेरी स्ट्रोक स्मूथ नहीं बनेगी जब मैं उसे माउस से ड्रॉ करूंगी। उसके बाद ये स्ट्रोक विथ है, तो इस वक्त देखिए मेरी स्ट्रोक बिल्कुल बारीक सी आ रही है। लेकिन अगर मैं इस विथ को ज्यादा कर दूं, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके स्ट्रोक की विथ को ज्यादा करूं तो आप देखिए मेरी स्ट्रोक थोड़ी सी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, तो जब मैं अपनी स्ट्रोक को बड़ा या छोटा करूंगी तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसी के मुताबिक छोटा और बड़ा हो जाएगा और मेरी शेप खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस पे चेक नहीं लगाती तो जब मैं अपनी शेप को बड़ा या छोटा करूंगी तो मेरी शेप खराब हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इस ऑप्शन पे इस वक्त चेक नहीं लगा हुआ, ये ऑप्शन क्लोज है। अब मैं यहाँ से पिक टूल लेकर इसको छोटा करूंगी तो आप देखिए मेरी स्ट्रोक की मोटाई उतनी ही है और जब मैं इसे मजीद छोटा करूंगी तो ये उसके मुताबिक छोटी नहीं हो रही। और अगर मैं इसको बहुत बड़ा करती हूँ तो भी मेरी स्ट्रोक की मोटाई उतनी ही है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ और ऑन करने के बाद मैं इसको छोटा करूं तो आप देखें जैसे ही मेरी स्ट्रोक छोटी होगी इसकी थिकनेस भी उसी के मुताबिक कम हो जाएगी और जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगी तो वो स्ट्रोक उसी के मुताबिक मोटी हो जाएगी। अब इस वक्त यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, अगर मैं कोई दूसरा स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ वो अप्लाई हो जाएगा। मैं इस वक्त अगर ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉक खुला होगा तो मैं इस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये काम करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस लॉक को क्लोज रहने दें। वैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा सा और ज्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बॉन्डिंग बॉक्स का है कि जब आप कोई स्ट्रोक लगाते हैं तो ये बॉन्डिंग बॉक्स आए या ना आए। और इसके अलावा जब आप स्ट्रोक बना लेते हैं और उसमें आप स्मूथनेस लाना चाहते हैं या कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप टूल सिलेक्ट करूं तो अब आप देखिए ये लाइन मुझे नजर आ रही है और उसके अलावा ये नोट भी नजर आ रहे हैं। तो मैं इस पे कंप्लीट वर्किंग शेप टूल से कर सकती हूँ। अगर मैं इस नोट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूं तो आप देखें ये शेप मेरी यहाँ से स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इस नोट को सिलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर दूं तो मेरी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। लेकिन अगर डिलीट करने के बाद आपको लगता है कि आपको इस नोट को डिलीट नहीं करना चाहिए था तो आप कंट्रोल जी करके उसको वापस ला सकते हैं। इस वक्त ये नोट यहाँ पे मेरा मौजूद है, मैं इस नोट को हाली डिलीट कर देती हूँ तो अब आप देखें मेरी शेप में स्मूथनेस आ गई है। आप यूं देख सकते हैं कि किस नोट को डिलीट करने से ये स्मूथ होगी या फिर आप इन हैंडल को पकड़कर थोड़ा मूव करके भी इस शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आप फिल करना चाहें। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसमें रेड कलर फिल करना चाहूं तो आप देखिए रेड कलर फिल हो गया। और अगर मैं इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहूं तो वो भी कर सकती हूँ। और अगर मैं इसकी आउटलाइन को ब्लू कलर देना चाहूं तो मैं इस पे ब्लू कलर पे राइट क्लिक करूंगी तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ, इसकी आउटलाइन को या इसकी फीलिंग को। अब इस पे हम थोड़ी सी मजीद वर्किंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यही शेप चाहिए और अंदर की फीलिंग थोड़ी सी बारीक हो और बाहर की आउटलाइन थोड़ी सी मोटी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें से पहले अपने स्ट्रोक को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया अपार्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब ये दरमियान की लाइन जो स्ट्रोक आपने लगाई थी वो यहाँ से अलहदा हो चुकी है। अब आप एक दफा बाहर क्लिक करें और उसके बाद ये दरमियान वाली लाइन को उठाएं और उठाकर यहाँ बाहर रख दें। अब ये दरमियान वाली स्ट्रोक आपकी अलहदा हो चुकी है। अब अगर आप इसकी आउटलाइन की थिकनेस को ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
जब तक आप इसको ब्रेक अपार्ट करके इसकी स्ट्रोक को बाहर नहीं रख देते तब तक आपके पास ये ऑप्शन नहीं आते कि आप इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकें। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन के स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन की थिकनेस को ज्यादा कर सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसकी आउटलाइन की थिकनेस को ज्यादा कर दूंगी। ज्यादा करने के बाद आप देखें बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में ये इसके अंदर की फीलिंग मौजूद है। अगर मैं इसकी थिकनेस को मजीद ज्यादा करूं, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी और थिकनेस को मजीद ज्यादा कर दूंगी। अब अगर आप इस पे कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो आप इसकी फीलिंग पे तो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी आउटलाइन पे नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लेती हूँ और इंटरेक्टिव फिल लेने के बाद यहाँ से फाउंटेन फिल लेकर लीनियर फिल सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से पकड़कर इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ तो आप देखें ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसकी फिलिंग पे अप्लाई हो रहा है, आउटलाइन पे अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फिलिंग पे ग्रेडियंट ना आए बल्कि मेरी आउटलाइन पे आए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कंट्रोल-Z कर देती हूँ। कंट्रोल-Z करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं व्यू मेन्यू पे आऊंगी और यहाँ मेरे पास वायर फ्रेम का ऑप्शन है। वैसे ये ऑप्शन हमने नहीं देखा, जब हम व्यू मेन्यू में आएंगे तो इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन फिलहाल जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से आप इसको वायर फ्रेम कर दें और जब आप इसको वायर फ्रेम करेंगे तो आपको हाली इसकी आउटलाइन नजर आ रही होगी, इसके अंदर की फीलिंग नहीं। अब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये आउटलाइन एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने वायर फ्रेम करने के बाद किसी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और Q प्रेस करेंगे। मैं Ctrl प्रेस करूंगी, Shift प्रेस करूंगी और उसके बाद Q प्रेस करूंगी तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी और यहाँ लाइनों की तादाद ज्यादा आ गई है मेरे पास। अब मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर इसको इनहेंस कर देती हूँ। इनहेंस करने के बाद अब आप देखें मेरी शेप वापस नॉर्मल नजर आ रही है। अब अगर मैं इस आउटलाइन को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लूंगी और इंटरेक्टिव फिल लेने के बाद फाउंटेन फिल और यहाँ से लीनियर फिल लूंगी और लीनियर फिल लेने के बाद अब इसमें मैं अपनी मर्जी का ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। मैं यहाँ पे अगर स्काई ब्लू कलर सिलेक्ट करूँ तो इसमें स्काई ब्लू कलर आ जाएगा और इस तरह से ये ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें मेरी बाहर की आउटलाइन 2 कलर्स में है जबकि मेरे अंदर की फिलिंग सॉलिड कलर में है। अगर मैं अंदर की फिलिंग पे भी ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँ तो इजीली कर सकती हूँ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। अब अगर आप पहले से कोई स्ट्रोक नहीं लगाते, जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा। जैसे मैं आर्टिस्टिक मीडिया पे आती हूँ और यहाँ पे जो ब्रश भी सिलेक्ट होगा उसे मैं जिस अंदाज में भी ड्रैग करूंगी वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं ये वाला ब्रश अप्लाई करती हूँ तो ये वाला हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट सिलेक्ट करके उसे अप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा, लेकिन उस तरह से हमारे स्ट्रोक स्मूथ नहीं आते। और अगर हम इन्हें किसी हाथ शेप में यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अगर मैं कोई शेप पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे अगर मैंने ये इलेप ड्रॉ कर लिया, अब ये राउंड शेप मेरे पास मौजूद है और अब अगर इसमें से मैं कोई प्रीसेट लेकर इस पे अप्लाई करती हूँ तो अगर मैं इस पे ड्रैग करूंगी तो वो उतनी परफेक्टली अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट सिलेक्ट करूँ तो आप देखें बहुत इस पे अप्लाई हो गया। अगर मैं कोई दूसरा प्रीसेट सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी वो इस पे अप्लाई होता जाएगा और इस तरह से मैं आसानी से इस पे कुछ भी शेप अप्लाई कर सकती हूँ। इसके अलावा आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप किसी भी शेप पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट पे इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और टेक्स्ट टूल लेने के बाद कैप लॉक ऑन करके G लिख देती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। और बड़ा करने के बाद
आर्टिस्टिक मीडिया टूल की तरफ आती हूँ। अब अगर मैंने इस पे कोई ब्रश अप्लाई करना है, अगर मैं डायरेक्ट इस पे ब्रश अप्लाई करूं, अब देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये ब्रश इस पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि मेरे पास मैसेज आ रहा है द आर्टिस्टिक मीडिया टूल कैन नॉट यूज दिस सब्जेक्ट एज ए कंट्रोल पाथ, के आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश आप इस पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इस पे आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश यूज करना है तो आपको इसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करें तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी आर्टिस्टिक मीडिया टूल सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें इस पे अप्लाई हो गया। और उसके बाद अगर आप इसकी आउटलाइन में कलर करना चाहते हैं तो आप यहां से कलर कर सकते हैं और इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप आर्टिस्टिक मीडिया को किसी भी शेप पे यूज कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं। अगर आप शेप पहले से बना लेते हैं तो वो उसी शेप पे परफेक्टली अप्लाई होगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आप यहाँ से कोई सा भी टूल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं पेन टूल लेती हूँ और पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और उस लाइन को यहाँ रखकर ड्रैग करती हूँ और उसके बाद इसको यहाँ रखकर ड्रैग करती हूँ और ड्रैग करने के बाद इसको यहाँ रख देती हूँ। तो ये अब मेरे पास ज्यादा स्मूथ शेप मैंने बना ली है। अगर वैसे मैं स्ट्रोक लगाऊंगी तो इतनी अच्छी नहीं आएगी। और उसके बाद यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगी। और प्रीसेट में मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज को भी हमने देख लिया है और इस ऑप्शन से हम क्या कुछ कर सकते हैं वो भी देख लिया है। अब यहाँ से अगर मैं ब्रशेस सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ मेरे पास ये तमाम ब्रशेस कैटेगरी वाइज मौजूद हैं। अगर लाइन में आर्टिस्टिक है, कैलीग्राफी है, ऑब्जेक्ट, स्क्रोल, सेंसुअल, स्प्लैटर, सिंबल और टेक्सचर, ये तमाम मौजूद हैं। और इनमें से मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगी वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। मैं यहाँ से ब्रशेस पे चेक लगाऊंगी, प्रीसेट पे से चेक हटा दूंगी। अब आप देखें यहाँ मेरे पास जितने ब्रशेस हैं वो तमाम मेरे पास मौजूद हैं। अब यहाँ से मैं आर्टिस्टिक सिलेक्ट करूंगी तो आर्टिस्टिक में मेरे पास कुछ इस तरह की शेप आएंगी जो यहाँ पे हैं और ये तमाम शेप यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल सिलेक्ट करती हूँ तो स्क्रॉल में जो ऑप्शन मेरे पास मौजूद है वो भी मेरे पास यहाँ पे नीचे मौजूद होंगे। इनको यूज करने का तरीका भी सेम है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करती हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं पहले से कोई शेप लेती हूँ और मैं यहाँ से एक शेप ले लेती हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। अब अगर मैं इस पे यही स्ट्रोक अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगी तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। मुझे इस पे ड्रैग करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा ब्रश यूज करना चाहती हूँ, मैं इसी शेप को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगी। अगर मैं इस पे ये शेप सिलेक्ट करती हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगी, ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये अप्लाई होगी। जस्ट वन क्लिक पे मैं कोई सी भी शेप इस पे अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये शेप अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस कैटेगरी का ब्रश लेना है। उसके बाद उस ब्रश की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो ब्राउज ऑप्शन है। ब्राउज ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास इस तरह की विंडो आती है। अगर हमने कोई ब्रश इंटरनेट से डाउनलोड किया है या हमारे किसी फ्रेंड ने भेजा है और हम वो ब्रश लेके यूज करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ मेरे पास तमाम मेरे ड्राइव्स मौजूद हैं। मैं किसी भी ड्राइव, किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल में जाकर वहां से वो ब्रश सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो वो ब्रश मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास इस किस्म का कोई ब्रश मौजूद नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद ये सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक का है। तो अगर हम खुद की कोई स्ट्रोक बनाकर उसे सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसे ब्राउन कलर दे देती हूँ। ब्राउन कलर देने के बाद मैं इनको ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं आर्टिस्टिक मीडिया की तरफ आऊंगी। अब अगर इसे मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं इस सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। अब मैं इसे किसी भी नाम से सेव कर सकती हूँ। ये एज ए आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश सेव होगा। और अगर मैं इसे बी नाम ही दे दूं और बी नाम देने के बाद यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करूं, उसके अलावा मैं यहाँ से लोकेशन भी दे सकती हूँ कि ये किस लोकेशन पे सेव हो। उसके बाद मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं आर्टिस्टिक मीडिया में आऊं और सबसे नीचे कस्टम शेप है, कस्टम शेप में हमारे पास वो शेप होती हैं जो हमने खुद बनाकर इसमें सेव की होती हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें यहाँ ये शेप मेरे पास मौजूद है।
और अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके ड्रैग करूं तो आप देखें ये ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस ब्रश को यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से आप अपना खुद का कोई भी ब्रश बना सकते हैं। और अगर आपने खुद की कोई कस्टम शेप बनाई है और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्ट्रोक? क्या आप श्योर हैं कि आप इस स्ट्रोक को डिलीट करना चाहते हैं? तो अगर मैं वाकई ही मैं इसे डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं यस कर दूंगी तो ये स्ट्रोक डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं कस्टम पे आऊं तो आप देखें यहाँ पे कस्टम शेप में मेरे पास नो स्ट्रोक लिखा आ रहा है, और अगर मैं कोई दूसरी स्ट्रोक सिलेक्ट करूं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद स्मूथनेस है, तो यहाँ से आप इस स्ट्रोक की स्मूथनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इस स्ट्रोक की विड्थ और हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्केल स्ट्रोक है तो वो भी हम देख चुके हैं अपने प्रीसेट में कि अगर आप स्केल करते हैं तो जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे आपके स्ट्रोक उसी के हिसाब से छोटे या बड़े होंगे। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो आपकी स्ट्रोक उतनी ही बड़ी रहेगी, चाहे आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा सा कर दें, और उतनी ही रहेगी चाहे आप अपने ऑब्जेक्ट को जितना मर्जी बड़ा कर दें। लेकिन एक प्रोफेशनल और परफेक्ट वर्क के लिए जरूरी है कि आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें, ताकि जिस हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट की स्केलिंग हो आपकी स्ट्रोक भी उसी हिसाब से स्केल हो सके। और उसके बाद ये ऑप्शन बाउंडिंग बॉक्स का है। यहाँ से आप तमाम ब्रशेस को लेकर अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ से कोई स्ट्रोक चेंज करती हूँ तो वो यहाँ पे भी चेंज हो रही है। मैं यहाँ से चेंज करूंगी तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इस तरह से मैं कोई स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकती हूँ और कुछ भी अच्छा सा बना सकती हूँ। उसके बाद मैं इन तमाम शेप को डिलीट कर देती हूँ और स्प्रेयर की तरफ आती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे स्प्रेयर सिलेक्ट करती हूँ तो स्प्रेयर में मेरे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है वो इसकी कैटेगरीज हैं कि यहाँ मेरे पास कितनी कैटेगरी के स्प्रेयर मौजूद है। इनमें ब्रश स्ट्रोक है, फूड है, फुटप्रिंट है, स्प्लैटर्स, स्टार वगैरह काफी सारी शेप मौजूद हैं। उसके बाद हम यहाँ से जिस कैटेगरी को भी सिलेक्ट करेंगे उसमें मौजूद जितनी इकसाम के स्प्रेयर होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये स्प्रेयर की लिस्ट मेरे पास आ रही है। और अगर मैं यहाँ से फुटप्रिंट सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फुटप्रिंट आ रहे हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट स्प्रेयर पे चेक लगाकर और ब्रशेस पे से चेक हटा देती हूँ ताकि हमारे पास जस्ट स्प्रेयर ही रह जाए, ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए। वैसे आप अगर तमाम ऑप्शन को भी चेक लगा के ऑन रखते हैं तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस तरह से आपके पास तमाम ऑब्जेक्ट एक साथ होने से आपको बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो आप देखिए मेरे पास डिफरेंट ग्लास आ गए, क्योंकि मैंने इस स्प्रेयर को सिलेक्ट किया है जिसमें मेरे पास काफी सारे ग्लास मौजूद हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट कैटेगरी दी हुई है कि हमारे पास कितनी कैटेगरी के स्प्रेयर हैं, और उसके बाद हर कैटेगरी में जो लिस्ट मौजूद है वो यहाँ पे हमें शो हो रही होती है। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन है जो कि हम ब्रश में देख चुके हैं, और ब्राउज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेव का है। तो ये ऑप्शन इस वक्त हाइड है। ये हाइड इसलिए है कि अगर हमने किसी ब्रश के स्ट्रोक को सेव करना है तो यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर हमने स्प्रेयर को सेव करना है तो उसके सेव के लिए यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट का है, तो यहाँ से हम स्प्रेयर को डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन स्प्रेयर की सेटिंग का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो स्प्रेयर मैंने सिलेक्ट किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी, और वो तमाम अगर अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर उनमें से मैं किसी को डिलीट करना चाहूँ यहाँ से तो कर सकती हूँ, वो उस लिस्ट में शो नहीं होगा। जैसे अगर इस वक्त मेरे पास 5 इमेज आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस 5 नंबर वाले इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो अब मेरे पास यहाँ 4 इमेज आ गए। अब मैं जब ओके करूंगी और ओके करने के बाद ट्रैक करूंगी तो आप देखें मेरे पास 4 इमेज ही रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप देखें ये ग्लास है मेरे पास, उसके बाद ये ग्लास है, उसके बाद ये ग्लास है, उसके बाद ये पिंक ग्लास, उसके बाद ये ब्राउन वाला ग्लास यहाँ पे मौजूद नहीं है, वापस यही वाला ग्लास यहाँ पे आ रहा है। अब ये स्प्रेयर 4 ग्लासेस के साथ रिपीट हो रहा है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ, और यहाँ से ये स्ट्रॉबेरीज ले लेती हूँ और इनको ड्रैग करती हूँ। अब अगर इनमें से मैं किसी ऑब्जेक्ट को निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्प्रेयर सेटिंग पे आऊंगी
और यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 10 इमेज है, लेकिन ये लास्ट वाले ग्रीन इमेज को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ। तो आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दूंगी। उसके बाद ये ग्रीन इमेज हमारे पास 2 नंबर पे मौजूद है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के बाद मैं ओके करूं तो आप देखें यहाँ से मेरे पास वो ग्रीन इमेज रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इसे दोबारा ऐड करना चाहती हूँ तो दोबारा स्प्रेयर सेटिंग पे आऊंगी, इस इमेज को सिलेक्ट करके ऐड करूंगी तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें ऐड हो चुका है। उसके बाद इस 2 नंबर वाले को सिलेक्ट करके ऐड करूंगी तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप कोई ऑब्जेक्ट स्प्रेयर में ऐड कर सकते हैं या स्प्रेयर में से रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको वापस क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ पर स्प्रेयर के ऑब्जेक्ट का साइज है। वैसे तो ये ऊपर नीचे 2 ऑप्शन है, अगर आप इस लॉक को खोल देते हैं तो ये दोनों ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये दोनों ऑप्शन ऑन हो गए, लेकिन दोनों सेम काम करते हैं। अगर आप इनको ऑफ रख के काम करें या ऑन रख के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले इनको सिलेक्ट करें और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा करें तो आप देखें आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है। और अगर मैं इस साइज को कम करूं तो आप देखें ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो गया। और यही काम मैं नीचे वाले ऑप्शन से कर सकती हूँ। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए आपके ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाएगा। और अगर आप इस लॉक को क्लोज कर देते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन से भी ये दोनों काम कर सकते हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, रैंडमली, सीक्वेंटली, बाय डायरेक्शन। अगर मैं रैंडमली पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये बेतरतीब से इधर उधर फैल जाएंगे। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करके सीक्वेंटली सिलेक्ट करती हूँ तो ये एक खास सीक्वेंस से मेरे पास आ रहे होंगे। और अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन पे बाय डायरेक्शन पे क्लिक करूं तो ये एक ही डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये एक ही डायरेक्शन पे आ जाएंगे। डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं इस ऑप्शन को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इस वाले स्प्रेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करती हूँ। अब आप देखें मेरी इस ट्रॉफी का डायरेक्शन इस तरफ है, इस ट्रॉफी की इस तरफ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से बाय डायरेक्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इन सब की डायरेक्शन एक तरफ हो गई। और अगर मैं इनको सीक्वेंटली पे सिलेक्ट करूं तो ये इस तरह से हो जाएंगी। और अगर मैं इनको रैंडमली सिलेक्ट करूं तो ये मजीद बेतरतीब सी हो जाएंगी। मैं सीक्वेंटली सिलेक्ट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ऐड टू स्प्रेयर का है। मैं यहाँ से एक ही लेप सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद अब अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लूं और यहाँ पर इसको रख देती हूँ और इसके कलर को स्काई ब्लू कर देती हूँ और इसकी एक और कॉपी लेकर यहाँ पे रख कर इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन को नन कर दूंगी और इनको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं दोबारा आर्टिस्टिक मीडिया पे आऊंगी और यहाँ पे आप देखें ये ऑप्शन शो हो चुका है। अब अगर इसे अपने स्प्रेयर में ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये स्प्रेयर में ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं कस्टम शेप पे यहाँ से आती हूँ तो ये स्प्रेयर मेरे पास यहाँ से मौजूद है। और अगर मैं अपने इस स्क्रॉल व्हील को नीचे ले जाकर सबसे नीचे देखूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये शेप मेरे पास आ रही है, ये उसी तरह से ड्रैग हो रहा है। और यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक को कम ज्यादा कर सकती हूँ या इस पे कंप्लीट वर्किंग कर सकती हूँ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। और अब अगर मैं इस शेप को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसी ऑप्शन से डिलीट करूंगी। मैं ब्रश ऐड करूं या स्प्रेयर ऐड करूं, मैं डिलीट के लिए यही ऑप्शन यूज करूंगी, लेकिन ब्रश को सेव करने के लिए हम ये वाला सेव ऑप्शन यूज करते हैं और स्प्रेयर को सेव करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। और अगर मैं इस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्ट्रोक, क्या आप इस स्ट्रोक को डिलीट करना चाहते हैं? तो मैं यस कर दूंगी तो ये स्ट्रोक यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ तो यहाँ पे वो स्ट्रोक मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास इमेज टैब और इमेज स्पेसिंग को चेंज करने के लिए है। जैसे आप देखिए मैं इसे उठाकर अपने पेज के सेंटर में कर देती हूँ और यहाँ से एक गाइडलाइन लेकर यहाँ पे रख देती हूँ और एक और गाइडलाइन लेकर उसको यहाँ पे रख देती हूँ।
और दोबारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल की तरफ आती हूँ। अब देखें मैं डेप्थ ज्यादा करूंगी तो ये इतने ही हिस्से में इन ऑब्जेक्ट की तादाद को ज्यादा कर देगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहां से इसकी तादाद को ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें उतने ही हिस्से में उसने उन इमेजेस की तादाद ज्यादा कर दी और वो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर दोबारा इसको 1 कर देती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट नॉर्मल हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से से मैं इसकी स्पेसिंग ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से स्पेस ज्यादा करती हूँ तो ये इतने हिस्से में ही स्पेस ज्यादा करेगा और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा। मैं यहाँ से स्पेस को ज्यादा करती हूँ तो आप देखें ये इस हिस्से से बाहर नहीं जा रहा, यहीं पे इस स्पेस को ज्यादा कर रहा है और मेरे कुछ ऑब्जेक्ट को हाइड कर रहा है और मैं इसे वापस 1 पे कर देती हूँ। इस तरह से यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने स्ट्रोक में इमेजेस की तादाद ज्यादा करनी है या कम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेशन का है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की छोटी सी विंडो आती है जिसमें एंगल ऑफ रोटेशन है कि मैं कितने एंगल पे इसे रोटेट करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसे 45 डिग्री पे रोटेशन देना चाहती हूँ तो मैं 45 लिखूंगी। उसके बाद मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं इसे अपने पाथ पे इसको रोटेशन देनी है या पेज के हिसाब से। अगर मैं यहाँ से पाथ सिलेक्ट करती हूँ और पाथ सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट अपने ही पाथ पर रोटेट हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा से इस ऑप्शन की तरफ आती हूँ और दोबारा यहाँ से 45 डिग्री सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं रिलेटिव टू पेज पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद आप देखें मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो अब ये पेज के सेंटर के हिसाब से रोटेट हुए हैं। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा इस ऑप्शन पे आती हूँ। अब जो रोटेशन एंगल मैंने यहाँ पे सेट किया है अगर मैं उसमें चेंजिंग करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आकर यहाँ इंक्रीमेंट को चेक लगाऊंगी और इसे मजीद जो मैं चेंजिंग करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। मैं इसे यहाँ से ज्यादा कर दूं और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें इसकी रोटेशन मजीद चेंज हो गई। यानी कि जो रोटेशन मैंने लगाई है उसे मजीद चेंज करना चाहूँ तो मैं इस इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे कम या ज्यादा कर सकती हूँ। मैं वापस कंट्रोल Z करके इसे नॉर्मल कर देती हूँ और दोबारा इसी स्ट्रोक को लेती हूँ और लेने के बाद अब देखें ये स्ट्रोक मेरे पास आ गई। अब अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहती हूँ तो मैं पहले इस पे राइट क्लिक करके ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट कर दूंगी। तो अब इसको जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो ये लाइन अलहदा हो चुकी है। मैं यहाँ से पिक टूल लूंगी और इस लाइन को उठाकर अलहदा कर सकती हूँ। अब ये लाइन मेरी अलहदा हो गई और ये ऑब्जेक्ट मेरे अभी एक साथ ही हैं। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से अनग्रुप कर दूं तो मैं इनको अलहदा भी मूव कर सकती हूँ। मैं एक दफा बाहर क्लिक करूंगी और उसके बाद आप देखिए मैं जस्ट इस ऑब्जेक्ट को उठा पा रही हूँ और इस ऑब्जेक्ट को अलहदा से उठा पा रही हूँ। इस तरह से आप इनको अलहदा मूव कर सकते हैं और अगर आप इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट लेके यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और बकाया ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो अब इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो सारी अनग्रुप होगी। अब आप अलहदा करके देख सकते हैं कि जब किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया होगा तो कितनी लेयर में और कैसे बनाया होगा। तो अब आप देखें ये इसका शेडो अलहदा हो गया, इसके तमाम हिस्से मैं अलहदा कर पा रही हूँ। जैसे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें ये येलो छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, ये इसका शेडो है, इसके पत्ते का हिस्सा ये है। अगर इसे मैं मजीद इस हिस्से को उठाऊं तो ये अलहदा हो जाएगा। इस ब्लैक वाले हिस्से को अलहदा कर सकती हूँ और ये तमाम येलो हिस्से अलहदा हो गए। इस तरह से आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि जब किसी आर्टिस्ट ने इसे बनाया होगा तो कितने हिस्से लिए होंगे, उन पे कैसे कलर अप्लाई किए होंगे और उस डिटेल को देख कर फॉलो करके भी आप बहुत कुछ बनाना सीख सकते हैं। और वापस अपने जूमिंग लेवल को नॉर्मल कर देती हूँ। पहले मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये वाली स्ट्रोक लगा लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अगर मैं इन दो छोटे एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑफसेट का है, एक स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट है। अगर हम स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट को ऑन रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट या छोटा या बड़ा करें, हमारी स्ट्रोक उसी के हिसाब से छोटी बड़ी रहेंगी और ये एक प्रोफेशनल और परफेक्ट लुक होती है। लेकिन अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपकी स्केलिंग ज्यादा हो या कम, आपकी स्ट्रोक उतनी ही रहेगी जिससे आपके काम की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी
और उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन है जो हम काफी दफा देख चुके हैं। अब हम ऑफसेट को देखते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है, और अगर मैं यूज ऑफसेट पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन मेरे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सेट कर सकती हूँ कि मैं कितना ऑफसेट चाहती हूँ। मैं यहाँ से इसको ज्यादा करूं, और ज्यादा करके जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं ज्यादा विड्थ में फैल जाएंगे। और अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं इसको किस तरह से यूज करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ ऑफसेट डायरेक्शन है, मैं इस पे क्लिक करके अगर लेफ्ट सिलेक्ट करती हूँ और लेफ्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से राइट सिलेक्ट करती हूँ और बाहर क्लिक करूँ तो अब ये राइट की तरफ हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से रैंडम सिलेक्ट करती हूँ और बाहर क्लिक करूँ तो ये बेतरतीब अपनी मर्जी से फैल जाएंगे। यहाँ से भी आप इनकी तरतीब को इधर उधर करके देख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इनको कैसे यूज करना चाहते हैं। और अगर आप इस यूज ऑफसेट के ऑप्शन को ऑफ करके यहाँ पे क्लिक करें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। स्प्रेयर के भी तमाम ऑप्शन हम देख चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैलीग्राफी का है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद इसको सिलेक्ट करती हूँ। तो इसको सिलेक्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन स्मूथनेस का है। अगर हम इस स्मूथनेस को ज्यादा रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट स्मूथ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्ट्रोक विड्थ का है। तो अगर हम इस विड्थ को ज्यादा रखते हैं तो हमारी स्ट्रोक मोटी आएगी, अगर इस विड्थ को कम करते हैं तो हमारी स्ट्रोक बारीक आएगी। और उसके बाद एंगल है कि आप अपने पेन को किस एंगल पे रोटेशन देना चाहते हैं। जैसे यहाँ से मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का पेन आ रहा है। अब अगर इसकी विड्थ को मैं कम करना चाहूं तो मैं इस नीचे वाले ऑप्शन से इसको कम करूंगी तो आप देखिए अब मेरे पेन की विड्थ इसकी निस्बत कम हो गई। अब अगर आप देखें इस वक्त ये स्ट्रोक इस तरह से आ रही है, और अगर मैं किसी एंगल पे रोटेशन देना चाहूं तो मैं यहाँ से इसे अगर 30 डिग्री पे रोटेट करती हूँ और रोटेट करने के बाद मैं स्ट्रोक लगाऊं तो अब आप देखें ये वाला मेरी रोटेशन 30 डिग्री पे आ रही है, देखिएगा। और अगर मैं इसको बढ़ाकर 45 डिग्री कर देती हूँ और उसके बाद स्ट्रोक लगाती हूँ तो आप देखें ये ज्यादा एंगल पे तिरछा हो चुका है। यहाँ से मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कितने एंगल पे इसे रोटेट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट का है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स का है। ये तमाम ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं। सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब हमारे पास ये जस्ट ऐसे ही है जैसे हमारे पास कोई पेन मौजूद है या पेंसिल और कागज मौजूद है और हम इससे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ए लिखना चाहती हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, उसके बाद इस तरह से स्ट्रोक लगाऊंगी और ये स्ट्रोक लगाकर ए लिख सकती हूँ। उसके बाद अगर बी लिखना चाहूँ तो मैं यूं स्ट्रोक लगाकर लिख सकती हूँ। सी लिखना चाहूँ, अगर मैं उर्दू में कुछ लिखना चाहती हूँ तो भी लिख सकती हूँ। अगर मैं टीचर लफ्ज लिखना चाहूँ तो आप देखें ये मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा गया। मैं इनको भी डिलीट कर देती हूँ। अगर मैं काम लिखना चाहूँ तो आप देखें ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। यूं अगर आप कैलीग्राफी स्टाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में किसी कैलीग्राफी को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सप्रेशन का है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का ब्रश आ रहा है। अब यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी विड्थ को ज्यादा करूं तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा और ज्यादा थिक लाइन बनेगी। यहाँ से मैं इसकी टिलेट सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इसको राउंड रखना है या ओवल शेप में। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को ज्यादा कर देती हूँ तो ये राउंड हो जाएगा, और अगर इस वैल्यू को कम करती हूँ तो ये ओवल शेप में आ जाएगा। और अगर ये ओवल शेप में है तो यहाँ से मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने इसको कितना तिरछा रखना है। यहाँ से आप स्मूथनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट के साथ स्केल कर सकते हैं, और ये बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन है। और ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो हमने इरेजर टूल में पहले देख चुके हैं।
लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे पास कैलीग्राफी और एक्सप्रेशन का ऑप्शन है, ये ज्यादा अच्छे से हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास वैक्यूम टैबलेट होता है, टच स्क्रीन होती है और हम उस पे पेन की मदद से ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम उसकी टिल्ट या प्रेशर को कम ज्यादा करके उसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं और ये ऑप्शन ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि माउस से कभी भी बहुत अच्छा नहीं लिखा जा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लें। जिस तरह से आप हाथ में पकड़े हुए पेन की मदद से कोई बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तेजी से लिख सकते हैं, माउस से उतना वर्कआउट आप कभी भी नहीं ले सकते। हाँ, कुछ स्टाइलिश आप जरूर कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से प्रीसेट लेती हूँ और प्रीसेट लेकर आपको कुछ बनाकर दिखाती हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ से पेन टूल ले और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं और उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको छोड़ दूं और छोड़ने के बाद इसको फ्लिप करूंगी और फ्लिप करने के बाद राइट क्लिक से इसकी कॉपी ले लूंगी और कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से शेप टूल लूंगी। जैसे ही शेप टूल लूंगी तो आप देखिए मेरे पास मेरे नोड आ गए हैं। अब मैं इस नोड को पकड़कर ड्रैग करूंगी और इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। बड़ा करने के बाद मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इस को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगी। ऊपर की तरफ करने के बाद मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद आर्टिस्टिक मीडिया टूल की तरफ आऊंगी। मैं यहाँ से प्रीसेट सिलेक्ट करके अगर ये वाला प्रीसेट इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो हो गया और आप देखें एक आर्टिस्टिक सी हार्ट शेप हमारे पास आ गई है। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसके किसी एक पोर्शन के कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसकी आउटलाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। और इस तरह की शेप अक्सर आपने देखी होगी कहीं बनी हुई, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। और अगर आप एक कॉफी का मग बनाना चाहते हैं, एक रफ सा कार्टूनिश सा, तो वो भी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। आप यहाँ से इस ब्रश को सिलेक्ट करें जिसकी दोनों साइड थोड़ी सी पतली हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप एक स्ट्रोक कुछ इस तरह से लगाएं। उसके बाद आप एक स्ट्रोक कुछ इस तरह से लगाएं और उसके बाद एक स्ट्रोक आप कुछ इस तरह से लगाएं। इस तरह की 3 स्ट्रोक लगाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से शेप टूल ले लें। शेप टूल लेने के बाद अब आप इसको मजीद स्मूथ करने के लिए अगर नोड लगाना चाहते हैं या कोई डिलीट करना चाहते हैं तो आप करके देख लें कि ये कैसे स्मूथ होगी। अगर आप इस पे क्लिक करके इसको मजीद थोड़ा सा राउंड करके स्मूथ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप इस नोड को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो आप देखें आपकी शेप ज्यादा स्मूथ हो गई। और इसको सिलेक्ट करके शेप टूल ले लें और शेप टूल लेने के बाद आप देखें कि कौन से नोड ज्यादा हैं जिन्हें डिलीट करके आप अपनी शेप को स्मूथ कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके इस नोड को डिलीट कर देती हूँ तो आप देखें इसमें स्मूथनेस आ गई। और इस नोड को पकड़कर अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर को ड्रैग कर दूं तो भी स्मूथनेस इसकी चेक कर सकती हूँ। अगर मैं इसे ड्रैग करके यहाँ से स्मूथ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, या मैं इस नोड को डिलीट करके भी देख सकती हूँ कि मेरी शेप कैसी आएगी। लेकिन इससे मेरी शेप कुछ अच्छी नहीं आ रही तो मैं कंट्रोल जी से वापस अपना नोड ले आती हूँ और इसको यहाँ पे फाइनल कर देती हूँ। अब ये स्मूथ हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा पिक टूल पे आकर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ से दोबारा शेप टूल सिलेक्ट करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ भी एक्स्ट्रा नोड मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं या इनसे आप मजीद स्मूथनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस नोड को डिलीट करके देखूं तो आप देखें ये मेरी शेप स्मूथ हो गई। अब यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा हैंडल को मूव करके मजीद स्मूथ कर सकती हूँ और क्लिक कर दूं तो अब देखें ये मेरी शेप आ गई। मैं इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद इस अपनी शेप को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और इस शेप को उठाकर मैं यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूंगी। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ और थोड़ा सा रोटेट कर लेती हूँ। इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके नीचे को लाकर थोड़ा सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो अब आपके पास एक रफ सा कॉफी मग तैयार हो गया है। इस तरह से आप जो रफ और कार्टूनिश सी शेप है इन ब्रशेस की मदद से बड़ी इजीली बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।